आने में जो आप लोगों ने मदद सिस्टम का किया है और जो भरोसा दिखाया है, उसको मैं सलाम करता हूँ। एक दूसरे को जो हम आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, लोगों को सिखा भी रहे हैं। निश्चित तौर पर कमियां हैं, सबके अंदर है, हमारे अंदर भी है, दूर होंगी। अगर सही रास्ते पे हैं तो निश्चित तौर पर सारी चीजें सही तरीके से होंगी। टाइम लगेगा, कहीं से भी डरने की जरूरत नहीं है। शुरू में थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ सवाल करना चाहता हूं और वो जवाब आप लोग खुद अपने माध्यम से देंगे। चाहे आप रिएक्शन के माध्यम से दे दीजिएगा, चैट बॉक्स आप खोल दीजिए, उसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आप सभी लोगों से। यहाँ उपस्थित समथिंग 1000 लोग उपस्थित हैं, मैं देख पा रहा हूं। मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूं, क्या हमारा और आपका इस देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आसपास के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए क्या कोई फर्ज है या नहीं है? और अगर वो फर्ज है तो वो किस तरह से हम लोग निभा रहे हैं? आज इसी मातृभूमि ने, इसी देश ने हमें जमीन दिया, हमें एक पहचान दी, मातृभूमि ने सब कुछ दिया, पर हम और आप क्या दे रहे हैं? मैं इस बात पर इसलिए जोर दे रहा हूं कि आज अलग अलग तरीके से, अलग अलग रास्तों से अपने देश को, भारत को लूटा जा रहा है और हम और आप सभी लोग चुप हैं। आज भारत को मैं सच बोल रहा हूं, जितना खतरा बाहर से नहीं है ना, अंदर के चोर और लालची लोगों से है। वही लोग लूट रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर ये लूटा जा रहा है तो हम जैसे अच्छे लोग अगर चुप हैं तो चुप रहना भी उससे बड़ा गुनाह है। गलत करने वाला अपराधी निश्चित तौर पर है, पर गलत देखकर चुप रहने वाला अगर चुप है तो वो भी उसी भागीदारी का भागीदार है, हिस्सा है उसका। आज इसी पूरे हिंदुस्तान में हमेशा से इंसान गलत नहीं है, सिस्टम गलत है। यह देश, आप सभी लोग ईमानदारी और मेहनत से भरे हुए लोग हैं। कभी भी ईमानदारी की कहीं कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक ऐसे सिस्टम की जो कहीं न कहीं उसका अभाव और उस गलत सिस्टम का प्रभाव आप दोनों लोग देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। देशभक्ति जो है ना, वो सिर्फ नारों में नहीं होती। अभी 26 जनवरी आने वाला है, झंडा लगाने से देशभक्ति नहीं दिखेगी। हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, जो चीजें गलत हो रही है उसके खिलाफ लड़ना भी है। ईमानदार व्यवस्था बनाने से देशभक्ति हम दिखा सकते हैं। हम नहीं बदलते, हम नहीं बदलेंगे तो आने वाले हमारे ही बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी ना। आज अगर हम सभी लोगों ने अगर एक सही कदम, एक सही रास्ता, जो भी चीजें गलत हो रही उसके खिलाफ नहीं उठाया, तो हमारे ही बच्चे, आपके बच्चे आपसे, हमसे पूछेंगे कि जब ये देश लूट रहा था तो आप लोग क्या कर रहे थे? तो ये बात बहुत आप लोगों को लग सकती है छोटी सी है या फिर उबाऊ भी लग सकती है, लेकिन ये बहुत गहरी है और ये चोट करनी चाहिए।
इस बात से चोट पहुँचना चाहिए। और अगर वो चोट नहीं लग रही है आप लोगों को, तो आप लोग मरे हुए लोग हैं। आप जिंदा नहीं है। मेरी बातों से किसी को कोई आहत हो सकता है। हर बदलाव संसद में थोड़े होता है। कुछ बदलाव हमारे अंदर, आपके अंदर, हम सबको मिलकर लेना होता है, समाज तभी बदलता है। रोज रोज एक ही बात, एक ही मीटिंग, पैसा पैसा पैसा। मीटिंग सिर्फ पैसा नहीं है। ये मीटिंग पैसे के लिए नहीं हो रही है, एक जिम्मेदारी के लिए हो रही है। आज की मीटिंग कमाई से ज्यादा जिम्मेदारी को समझने की है। और मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि पिछले 20 दिनों में या उससे पहले भी मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी कि लोगों ने अपने फायदों के लिए, लोगों ने ऐसे-ऐसे लोगों को सिस्टम में ला रहे हैं, उनको बेवकूफ बना रहे हैं अपने छोटे से फायदे के लिए, जो कि कल को उनका रिलेशन, कंपनी का नाम, सब कुछ खराब करेगा। और वो व्यक्ति कोई किसी लेवल पे हो, अगर मैं उस व्यक्ति को समझ गया और पहचान गया, तो फिर मैं कभी नहीं उस चीज को माफ करूंगा। तो बस इतना सा है कि आज सवाल ये नहीं है कि कंपनी क्या कर रही है, कौन-कौन सी चुनौतियां हैं। 100% चुनौतियां हैं, और मैं दावे से बोलता हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, हम लोग कॉपी नहीं कर रहे हैं। जिसको लगता है कि ये सिस्टम कॉपी कर रहा है, वो अपनी आंख पे जो पट्टी बंधी है वो खोल के एक बार देखे सिस्टम को। और मैं चैलेंज करता हूँ, हमेशा चैलेंज करता हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को उस तरह से समझता है, तो कहीं भी लखनऊ ऑफिस, पुणे ऑफिस, कहीं भी आके मिल सकता है और सारी चीजों को खोल के दिखाया जाएगा। गंदे लोगों के लिए कोई जगह नहीं, सिस्टम उसी तरह से काम करेगा। यूजमी की अगर मैं बात करूं, आप सभी लोग यूजमी को जिस तरह से आगे, हम सभी लोग मिलके आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इस बात को लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये एक इकोसिस्टम है। मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूँ। हिंदुस्तान में लीडिंग सेक्टर की अगर बात होगी, कौन कौन से सेक्टर लीडिंग है? आपके पास दुनिया का सब कुछ मोबाइल में, क्या नहीं है? आप चैट जीपीटी से पूछिए, आप गूगल से पूछिए, जेमिनी से पूछिए, कौन से सेक्टर है जो राइजिंग है, कौन से सेक्टर है जो आगे बड़े होंगे। और आप ध्यान से देखिए, यूजमी ने डिजिटल चीजों को भी रखा है अपने साथ, केवाईसी वेरीफाई कर रहा है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो लोगों को ला रहा है, वो फिनटेक का जो प्लेटफॉर्म कह लीजिए या डिजिटल प्लेटफॉर्म करिए, वो मैपिंग है। पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया के किसी भी कोने में, दुनिया की भी अगर बात करेंगे और हिंदुस्तान के कोने कोने की बात करेंगे, तो आपको मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं ट्रकों के और बाकी चीजों के। वो शिपमेंट आ रहे हैं, जा रहे हैं। लॉजिस्टिक मैपिंग वो रीढ़ की हड्डी बनने वाली है। हिंदुस्तान का हर छोटे से भी छोटा व्यापारी वो डिजिटल होना चाहता है, वो गूगल और सोशल मीडिया पे दिखना चाहता है, वो अपना एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है, उसके लिए ही ब्रांडिंग आ रहा है। गांव के छोटे छोटे किसानों को कैसे मदद किया जाए और उनके प्रोडक्ट को कैसे बड़े लेवल पर, बड़े व्यापार या बड़े व्यापारी तक या बड़े मार्केट तक पहुंचा जाए, उसके लिए ग्रामोलॉजी का जो सपना बुना जा रहा है। मर्चेंट को कैसे जोड़ा जाए, छोटे छोटे मर्चेंट को, उनके द्वारा बनाए गए सामान को हिंदुस्तान के कोने कोने तक कैसे पहुंचाया जाए। आप ध्यान से देखेंगे तो इसी यूजमी में कम से कम 4 से 5 सेक्टर ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के लीडिंग सेक्टर में आते हैं। और अगर ये बात हमको और आपको समझ में नहीं आ रही है, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज हम सभी लोग, मैं पिन को थोड़ा सा क्लियर मैं रखना चाहूंगा आप सभी के सामने। जैसा कि मैपिन एक शब्द है,
जो कि बाकी के लीडर अपने तरह से सब कुछ परिभाषित करने की हमेशा से कोशिश करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मैपिंग को रखा है। एक एक ऐसा सिस्टम अगर आप यूजमी को देखेंगे तो वो क्या है, एक डिजिटल इकोसिस्टम है। लेकिन मैपिंग उसका एक फिजिकल बैकबोन है, मतलब लॉजिस्टिक बैकबोन जो कि फिजिकल होगा। और मैपिंग यूजमी का जो ग्राउंड लेवल का काम है ना, उसका एक आर्म है। आर्म मतलब उसका एक भुजा है, उसका एक हिस्सा है। आप किसी बड़े पार्टी को देखिए, आप किसी बड़े सिस्टम को आप जब देखेंगे तो उसकी एक छोटी से छोटी इकाई एकदम बूथ लेवल पे काम करती है। बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जिनका कई तरह का यूथ लेवल का अलग से संगठन होता है। ठीक उसी तरह से ग्रामोलॉजी भी अपने आप में एक अलग तरह का बैकबोन होगा यूजमी का, जो कि उसको ग्राउंड लेवल तक एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। अब हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि लॉजिस्टिक और कुरियर शब्द की जब बात हो रही है तो दोनों में अंतर है। लॉजिस्टिक और कुरियर एक चीज नहीं होती, पहले तो ये समझना पड़ेगा। और अगर अपने आप को हम 3PL लॉजिस्टिक बोल रहे हैं तो वो कैसे हैं, क्या मतलब, उसमें क्या क्या हो सकता है। बातें हमेशा हुई हैं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी से एक आप लोगों को थोड़ा क्लियर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुरियर का मतलब होता है कि जब एक छोटे से पैकेट को या किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। जैसे अगर हमें कोई मोबाइल भेजना हो तो हम उसको कुरियर कर देंगे, वो ट्रांजिट होकर डिलीवर हो जाएगा। लेकिन लॉजिस्टिक क्या होता है? लॉजिस्टिक एक पूरा सिस्टम होता है जिसमें पिकअप भी होता है, उसमें स्टोरेज होते हैं, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, उसमें सॉर्टिंग भी होती है, अलग अलग एरिया की सॉर्टिंग होती है, उसमें डिजिटल सॉर्टिंग भी होती है, उस तरह की मशीनें लगी होती है जो सॉर्ट करती हैं पिन कोड वाइज। ट्रैकिंग का भी सिस्टम होता है, डिलीवरी और रिटर्न, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है लॉजिस्टिक में। तो कुरियर और लॉजिस्टिक में थोड़ा सा अंतर है, इसको समझने की जरूरत है। सरल शब्दों में या आसान शब्दों में अगर मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं तो कुरियर एक काम है, छोटा सा काम है, और लॉजिस्टिक पूरा एक कारोबार। काम और कारोबार में अंतर होता है, ठीक है। हम घर का काम अगर कर रहे हैं तो वो काम है, लेकिन हम किसी व्यवसाय को बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो कारोबार होता है। तो मैपिंग सिर्फ एक छोटी सी कुरियर नहीं है, एक लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है। और उस लॉजिस्टिक के अंदर भी कई चीजें होती हैं, जैसे इंटरसिटी लॉजिस्टिक होता है, इंटरसिटी लॉजिस्टिक होता है, उसके अलावा हाइपर लोकल डिलीवरी होती हैं, लोकल डिलीवरियां होती हैं। सबसे जरूरी डिलीवरी में जो पार्ट होता है वो लास्ट माइल डिलीवरी का होता है। उसमें फॉरवर्ड शिपमेंट और बैकवर्ड शिपमेंट भी होते हैं। प्रोडक्ट जाते हैं तो प्रोडक्ट वापस भी आते हैं, जिसको हम रिटर्न कुरियर भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हिंदुस्तान में आज अगर इंटरसिटी लॉजिस्टिक की आप बात करेंगे, जैसे मैं उदाहरण से समझाऊं, अगर मुझे दिल्ली से कोई सामान लखनऊ भेजना हो या फिर मुझे मुंबई से पटना भेजना है तो वो इंटरसिटी लॉजिस्टिक हुआ, जब वो एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है। ठीक उसी तरह से इंटरसिटी जो होता है वो एक शहर के अंदर का डिलीवरी का काम। जैसे अगर मैं लखनऊ में हूँ, आलमबाग में हूँ, मेरी ऑफिस आलमबाग में है, और अगर मुझे गोमती नगर में कोई सामान भेजना है, या मैं पुणे के अगर चाकन में हूँ और मुझे चिंचोड़ भेजना है, तो वो इंटरा सिटी लॉजिस्टिक के अंतर्गत आता है। और इंटरसिटी और इंटरसिटी लॉजिस्टिक में बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, जैसे कि अपना डिलीवरी हो गई, ई कॉम एक्सप्रेस हो गया, एक्सप्रेस बी हो गई, अपना ई कार्ट हो गया। सबका काम करने का तरीका अलग लेवल का होता है, लेकिन हम अपने आप को हाइपर लोकल डिलीवरी भी बोल रहे हैं। जैसे आज से कुछ साल पहले एक स्टार्टअप था डंजो, या अभी उसका एक थोड़ा सा अलग स्वरूप हम ले लें जो कि ब्लिंकिट और जेप्टो है। ठीक,
ये क्या होता है, हाइपर लोकल, जो कि छोटे से एरिया में जल्दी से बहुत तेजी से डिलीवर करते हैं। खासतौर से क्या, किराना का सामान हो गई, दवाइयां हो गई, खाना हो गया, कोई डॉक्यूमेंट, इस तरह की चीजों को वो जल्दी से, मतलब 10 से 30 सेकंड या 90 मिनट के अंदर डिलीवर हो जाए, वो होता है अपना हाइपर लोकल डिलीवरी में आता है। और लास्ट माइल डिलीवरी क्या होता है, यहाँ पुणे से आज योजमी के प्लेटफॉर्म से ऑर्डर हो रहा है और वो बंगाल के किसी एक छोटे से गांव में डिलीवरी पहुंचाई जा रही है, तो लास्ट माइल डिलीवरी है। तो ये जो पूरे पार्ट है वो सब कुछ मैपिंग का एक हिस्सा है। मतलब हम इतना कहना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ किसी एक चीज को नहीं करने जा रहे हैं, इंटरसिटी भी कर रहे हैं, इंट्रासिटी भी कर रहे हैं, हम लास्ट माइल डिलीवरी का भी काम करने जा रहे हैं, वेयर हाउसिंग का भी काम करने जा रहे हैं, रिटर्न लॉजिस्टिक जो होती है उसका भी काम करने जा रहे हैं, जो कि सबसे पहले हमें खुद की जरूरत है। आज इतने ज्यादा प्रोडक्ट हमारे भेजे गए, कम से कम 30-40 प्रोडक्ट ऐसे रहे जिनका कोई ट्रैकिंग है ही नहीं, चाहे वो गवर्नमेंट की इंडिया पोस्ट हो, चाहे वो ई कार्ड रहा हो, चाहे वो डिलीवरी रही हो, या कोई कंपनी हो। उन कंपनियों में जो प्रोडक्ट भेजे गए उनका कोई ट्रैकिंग हिसाब ही नहीं, वो प्रोडक्ट कहाँ गए, बीच रास्ते से गायब हो गए। और ये समस्या अगर हमें हो रही तो इसका मतलब है कि ये समस्या और भी सेलरों को हो रही होगी पूरे हिंदुस्तान में। इस चीज को हमें समझना है। अब हमें ये जानने की जरूरत है कि बार बार ये क्वेश्चन आते हैं कि हमें प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, हम क्या डिलीवर करेंगे। आज हिंदुस्तान के छोटे से एरिया का भी व्यक्ति, जो दुकानदार है, जो कि बिजनेस कर रहा है, वो चाह रहा है कि हमारा प्रोडक्ट हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचे। आप सोच के देखिए कि मैपिंग करने क्या जा रहा है। तो ये चीज नॉर्मल सी चीज है, इसको समझना है, सीखना है। 3PL में क्या हो सकता है, सामान को स्टोर किया जा सकता है, पिकअप का काम होगा और डिलीवरी का काम होगा। पिकअप का मतलब, अगर आजमगढ़ से मैं हूं तो आजमगढ़ में कोई भी सामान अगर बनाया जाता है, उसको अगर पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाना है तो वो उसको भी हम पिकअप करेंगे और उसको डिलीवर करेंगे हिंदुस्तान के कोने कोने तक। और पुणे का सामान आजमगढ़ भी पहुंचाना है तो उसको डिलीवर भी करेंगे। और इसमें जो सबसे बड़ा जो चैलेंज, जो मैं काम करता था, मैं जो देखता था, वो ये था कि अगर अपना खुद का ट्रैकिंग सिस्टम नहीं होता है तो एपीआई के भरोसे कभी नहीं चला जाता। बहुत सी कंपनियां स्टार्टअप काम करते हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं होता है सब कुछ। और पिन कोड लेवल ही क्यों, पिन कोड वो रिमोट है, वो एक छोटी सी कड़ी है हिंदुस्तान की, जिसको मजबूती से अगर हम लोगों ने पकड़ लिया तो मैं इतना जरूर बोलूंगा आपके सामने कि हम डिलीवरी आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में, ई कॉम एक्सप्रेस अभी डिलीवरी ने उसको एक्वायर किया 1500 करोड़ में। मीशो का पूरा प्रोडक्ट ई कॉम एक्सप्रेस डिलीवर करता था, मैक्सिमम प्रोडक्ट। और मीशो को जब ये चैलेंज समझ में आया, उन्होंने वाल्मो नाम का एक अपना अलग से डिलीवरी कंपनी बनाई। आप सोच के देखिए कि एक कंपनी के भरोसे ई कॉम एक्सप्रेस चल रहा था। मीशो ने अपने प्लेटफॉर्म जैसे ही रेडी करके अपनी चीजों को बना लिया, ई कॉम एक्सप्रेस को बिकना पड़ा डिलीवरी के हाथों। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें मैपिंग की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि हम वो चैलेंज फेस कर रहे हैं, जो कि मैंने पहले से भी देखा है। अब नॉर्मल सी चीजें हैं, मैं छोटा सा एक उदाहरण देके आपको समझा दूं कि मैपिंग एक पिन कोड बेस्ड हाइपर लोकल 3PL लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है। हाइपर लोकल का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि लोकल का कोई भी दुकानदार अगर चाहे तो उसके भी प्रोडक्ट को हम डिलीवर कर सकते हैं 5 किलोमीटर के एरिया में, 10 किलोमीटर के एरिया में और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में। ठीक है। मैपिंग का जो आइडिया है वो सिंपल सा एक आइडिया कि हर एक पिन कोड पर एक लोकल पार्टनर, वही पार्टनर उस एरिया में पिकअप भी करेगा, वही डिलीवरी भी करेगा और रिटर्न भी संभालेगा। लेकिन ये सब कुछ एक ऐप के माध्यम से होगा, जो कि प्योरली एक टेक्नोलॉजी बेस्ड काम है और उसी से कंट्रोल किया जाएगा। हर एक पिन कोड पर जो
फ्रेंचाइजी मॉडल है, ये कैसे काम करेगा और इसका फायदा किसको मिलने जा रहा है? नजदीकी जो दुकानदार है, छोटे छोटे एमएसएमई जो हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, जो छोटे लोकल ई कॉमर्स सेलर हैं, या हमारे भी प्लेटफॉर्म पे कोई अगर सेलर बन रहा है तो उसके भी प्रोडक्ट को हम वहीं से उठा लेंगे और तेज और सस्ती डिलीवरी कर सकते हैं अगर हम हर एक पिन कोड तक पहुंच गए। तो बड़ी कंपनियों में और अभी जो हम मॉडल ला रहे हैं इसमें अंतर है, इसको समझने की जरूरत है। जो बड़ी कंपनियां हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, इनका जो कंट्रोल होता है वो सेंट्रल वेयर हाउस से होता है, मतलब ये पूरे इंडिया को कुछ जोन में बांटती है। लेकिन हमारा जो कंट्रोल है वो लोकल पिन कोड पार्टनर है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, मैक्सिमम बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, तो उस तरह से बनाना चाह रहे हैं। इन दोनों में अंतर है, सेंट्रल लेवल का वेयर हाउस है, वहां से कंट्रोल करना और पिन कोड पार्टनर से कंट्रोल करने में जमीन आसमान का अंतर है। 2 से 5 दिन का डिलीवरी का टाइम लगता है सेंट्रल वेयर हाउसिंग से। अगर हम पिन कोड पे पहुंच गए अपने प्रोडक्ट को लेकर तो हम उनसे तेजी से डिलीवर कर सकते हैं और उनसे कम खर्च में कर सकते हैं, और हर एक पिन कोड पर हम रोजगार पैदा करेंगे और हो रहा है, वो आपको दिख रहा होगा। तो ये अंतर है। और यूजमी और मैपिन का जो स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, इसको आप समझिए ना, क्यों नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? हर यूजर वेरीफाई है, सबसे बड़ी बात। एक सुरक्षित और एकदम भरोसेमंद प्लेटफॉर्म यूजमी बन रहा है, वो तो दिख ही रहा है। ऐप के अंदर ऑर्डर हो रहा है, ट्रैकिंग का भी सिस्टम है, पेमेंट का सिस्टम हो रहा है, कमीशन दिए जा रहे हैं, यानी कि पूरा जो एक प्लेटफॉर्म है वो टेक ओरिएंटेड है, ट्रस्ट ओरिएंटेड बोल सकता हूँ। और लोकल पावर जब मिल जाएगा उसमें तो कौन रोक पाएगा? आप सोच के देखिए। स्कोप की अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान में 19,000 पिन कोड, ये बार बार सवाल हो रहा है कि 29,000 है कि 19,000 है। आज हम लोगों ने 3 से ज्यादा एपीआई लगा चुके हैं। एपीआई एग्जैक्ट डेटा ही नहीं कोई दे पा रहा है। 19,000 पिन कोड ही अगर हम मान लें, वो छोटा नंबर नहीं है। आज 19,000 पिन कोड में ई कॉम एक्सप्रेस हो, ई कॉमर्स हो, क्विक कॉमर्स हो, सोशल कॉमर्स भी बोला जाता है, जो कि हम लोग सोशल मीडिया पे जो ऐड देते हैं देखते हैं। D2C में जो ब्रांड नए नए बन के आए, जैसे ममाअर्थ बड़ा ब्रांड बना, शुगर कॉस्मेटिक कंपनी बड़ी बनी, तो कैसे बनी? उन्होंने छोटे छोटे लोगों से प्रचार कराया, वो D2C ब्रांड थे। इनको भी जरूरत है। अब तो लोकल दुकानदार को सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये क्यों परेशान है लोग? क्योंकि डिलीवरी बहुत मांगी है, स्लो है। तो मैपिंग का फ्यूचर हाइपर लोकल के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो रूरल और सेमी अर्बन को, जो इंडिया में जो भीड़ है और जो रोजगार देने का माध्यम बन रहा है, ये इस बात को समझने की जरूरत है कि ये बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इसी को इकोसिस्टम को समझने की जरूरत है, मैपिंग को समझने की जरूरत है। इसमें टाइम लगेगा, अच्छे लोगों की जरूरत है, और अगर वो अच्छे लोग नहीं आए तो फिर हमें परेशानियां भी खड़ी होंगी। रही बात, अगर हम पिन कोड की एक बात कर रहे थे 19,000 पिन कोड पे, तो लगभग आज हिंदुस्तान में एक आंकड़ा है कि लगभग 5 से 7 करोड़ के बीच में डेली शिपमेंट होते हैं जो पार्सल पहुंचाए जाते हैं। और आप, मैं एक चीज मतलब बोलना चाह रहा हूं साफ साफ कि अगर यूपीआई सबको बैंकिंग सिखा सकता है, घर घर छोटे छोटे व्यक्ति को भी अगर बैंक से जोड़ सकता है, तो क्या मैपिंग यूपीआई नहीं बन सकता? डिलीवरी का बन सकता है। इस बात को समझने की जरूरत है। छोटे छोटे लोग अगर जुड़ जाएं, गली गली के लोग, तो हम डिलीवरी का यूपीआई बन सकते हैं। इस चीज को अगर हमें लोगों को समझाना भी पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा। यूजमी डिजिटल भारत का एक सच में इंजन बनेगा, बन रहा है, और मैपिंग उसका एक चक्का रहेगा, उसका व्हील होगा, जो हर एक पिन कोड पर, हर एक पिन कोड तक उसकी ग्रोथ को पहुंचाता रहेगा। तो एक नॉर्मल सा
ज़्यादा इंग्लिश वर्ड हैं, लेकिन सिंपल सा एक मॉडल है, उसको समझने की ज़रूरत है और मैंने वो रखने की कोशिश किया। बाकी आप लोग अगर चाहें तो मुझसे कुछ इससे रिलेटेड या जो चीज़ें आप लोगों को परेशानी हो रही है या कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आई होंगी, उससे संबंधित सवाल भी आप लोग कर सकते हैं। लोगों को मौका दिया जाए। अ, और लास्ट में कुछ चीज़ें मैं ज़रूर रखूँगा, लेकिन फ़िलहाल मेरे हिसाब से एक ऐसा इकोसिस्टम बन रहा है जिसकी ज़रूरत है और इसको समझने की ज़रूरत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप क्वेश्चन करिए, उसका जवाब मैं दूँगा। जिसको भी आपको क्वेश्चन जिसको भी करना है वो अपना हैंड रेज़ कर ले। जावेद सर, आप क्वेश्चन लोगों के लीजिए। जी, जी।